हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। देखते हैं भाई आज कमेंट वमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे आपके। 2 दिन तो हो गए ऐसे ही। अरे एक सेकेंड। 3 सेकेंड। कमेंट तो बेटा आज भी नहीं आ रहे हैं। क्या किया जाएगा। वेट करने के लिए बोला यार इन्होंने। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। आज मैंने उनसे बोला था भाई कमेंट चलाना, तभी क्लास लेंगे हम। अब देखते हैं। चलो कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट कर दिया था। अभी टॉपिक का नाम मैं चेंज करा दूंगा। और ग्रेविटेशन के अंदर हमने कुछ बातें आपको बताई थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक बार मैं उसी पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ, है ना, जो कल आपको पढ़ाया गया था। तो लास्ट में बेटा मैंने आपको, ओके हाँ, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण जो है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था G m/r², है ना। ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था। एक सेकंड ऑडियो पे कर लेते हैं। ठीक। और इसमें आपको मैंने बताया था भाई, जो जी की वैल्यू जो है अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग है। जैसे जी की वैल्यू अगर हम अर्थ पे बात करें तो जी की वैल्यू अर्थ पे होती है 9.8। ये आपको लिखवाया था कल। अगर हम बात करें बेटा जुपिटर की, बृहस्पति ग्रह की, तो जी की वैल्यू लगभग लगभग 25 के आसपास है। अगर हम मंगल की बात करें, मार्स की, मार्स ये लिखा स्पेलिंग मैंने, यही होती है स्पेलिंग मार्स की। तो मंगल ग्रह की बात करें तो इस पर जी की वैल्यू है लगभग 3.7 के आसपास। अगर हम कोई ऐसे मून ले ले, आकाशीय पिंड मून, इस पे है 1.63। तो हमने कल देखा था कि अलग अलग आकाशीय पिंड पर अलग अलग सेलिस्टल बॉडीज पर जी की वैल्यू अलग अलग होने का रीजन ये है कि सबके मास और सबकी रेडियस अलग अलग है। तो इसलिए सब पे जी की वैल्यू आपको अलग अलग दिखेगी। फिर यहां से मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन हमने किए थे पीडीएफ से ना। और इसमें क्वेश्चन आया था ये कि अगर कोई हेवनली बॉडी, कोई आकाशीय पिंड ऐसा है कि उसका मास जो है वो अर्थ के मास का दुगुना है और उसकी रेडियस भी दुगुनी है, तो बेटा जी की वैल्यू तो हर जगह मैंने कहा था कांस्टेंट होती है। तो अगर जो प्लेनेट है इसका मास क्या है, धरती के मास का दुगुना, और रेडियस भी दुगुनी है, तो रेडियस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्लेनेट पर जी की जो वैल्यू होगी, धरती पर जी की वैल्यू की होगी आधी। धरती पर 9.8 है तो उस पर होगी 4.9। हाँ, आप देखो मेरे पास कमेंट आ गया। ये मुझे अगर से कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है। अच्छा, कल की क्लास का पूरा वीडियो नहीं है? ऐसे कैसे हो गया भाई। एक सेकंड रुको। एक बच्चा कह रहा है कि कल जो क्लास हुई थी वो, अच्छा शुरू वाला पार्ट नहीं है ना कल की क्लास में, बाद का है। ये क्या हुआ। हम्म, चलो मैं एक बार इनसे बोल दूंगा, ये चेक कर लेंगे एक बार, है ना। जो बच्चे कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास से बैठो, पहले पीछे क्लास देख कर आओ,
तो समझ में आएगा। एक इशू कल की क्लास से हमें नोट हुआ है कि कल की जो क्लास थी वो केवल लास्ट के आधे घंटे की ही शो कर रहे हैं यहाँ पे ना। ओहो, मैं बोल देता हूँ ये आपके सामने ही। नोनिस भाई कल की एक बार क्लास चेक करना, कल की क्लास जो है ना लास्ट के आधे घंटे की ही अपलोड हुई है, शुरू के आधे घंटे की अपलोड ही नहीं दिखा रहा उसमें। तो बच्चों के भी कमेंट आए तो मैंने क्रॉस चेक किया तो वो सही बोल रहे हैं, एक बार उसे पूरा अपलोड करवा दो। हम्म। चलो अब मेरे पास सबके मैसेज आ रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आज हम बेटा भी आगे बढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, जो हमने कल लास्ट के आधे घंटे की क्लास थी ना तो उससे जुड़े हुए ही क्वेश्चन हमें देखने हैं। लाइव क्लास जो नहीं कर पाए थे बच्चा बोल रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने देखो कल की क्लास लाइव ली होगी उन्हें तो कोई समस्या नहीं आई होगी, है ना, लाइव वालों को। तो शायद हो सकता है कि जिसने बाद में देखी होगी, हो जाएगा, काफी हद तक हो जाएगा प्रिंस। डन। अच्छा चलो, तो बेटा ये बताओ मुझे कि कल के आपने लास्ट के आधे घंटे की तो रिकॉर्डेड भी देखी है। तो मैंने आपको बताया कि जी की वैल्यू अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग ग्रह पे अलग अलग है ना। तो उसकी वजह यह है कि हर एक प्लेनेट का मास और उसकी रेडियस अलग अलग है। मुबशर, प्रजापति, गजाला, मनोज, नितेश, प्रिंस सबके ठीक है। चलो अब आज की क्लास यहां से हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आप क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन बेटा मेरा आपसे ये है कि ये मैंने बेटा दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ये है और एक ये ऑब्जेक्ट बेटा मान लो 10 किलोग्राम का है और ये 2 किलोग्राम का है। तो सेम साइज के हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक 10 किलोग्राम का, एक 2 किलोग्राम का। अगर बेटा मैं इन दोनों को सेम हाइट से गिराऊंगा तो पहले जमीन पर आकर कौन सा गिरेगा। अगर एक हाथ में आप 10 किलो की वस्तु लें, एक में 2 किलो की लें, इन्हें सेम हाइट से छोड़ दें तो जमीन पर आकर पहले कौन सी गिरेगी। और जब बेटा हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो जब तक हमें ना कहा जाए तो हम यही मान के चलते हैं कि ये सारा काम वैक्यूम निर्वात में हो रहा है, यानी कि हवा का जो प्रभाव है, एयर का जो रेजिस्टेंस है, हवा का प्रभाव हम फिजिक्स में नेग्लेक्ट करके चलते हैं, मानते हैं कि हवा नहीं है, हवा का कोई प्रभाव नहीं है। और आप क्या करो, एक हाथ में 10 किलो की चीज लो, एक में 2 किलो की, अगर मैंने गिराएंगे सेम हाइट से तो आप सभी को पता है कि बेटा दोनों बिल्कुल एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगी। एग्जैक्ट, वस्तु हल्की हो भारी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितने समय में 10 किलो वाली नीचे आकर गिरेगी उतने ही समय में बेटा ये इसे मान लो कि T1 समय नीचे आने में लगा, इसे लगा T2, तो बेटा टाइम बराबर है, दोनों बिल्कुल सेम टाइम पर नीचे आके गिरेंगी। अब देखो ऐसा क्यों होता है। जब बेटा मैं कल की क्लास में आपको बार बार ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि अगर आप धरती पे खड़े हैं और आपके हाथ से कोई चीज छूट जाए, तो मैंने कहा था बेटा धरती पे जो एक्सिलरेशन होता है किसी वस्तु का, अरे एक काम करते हैं सारे पहले इन सबको उड़ा देते हैं, ये वाला पेज रखते हैं कल की क्लास से, और एक ये वाला। देखो बेटा मैं कल की क्लास में आपसे कह रहा था कि अर्थ पर जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कल मैं आपसे क्या बोल रहा था कि अगर मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे हाथ में कोई वस्तु है, अगर मैं उसे एक बार छोड़ दूं तो जी की वैल्यू धरती पर 9.8 का मतलब यह है कि वस्तु जब धरती पर नीचे गिरेगी तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 बढ़ेगी, है ना। तो उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़नी है। लेकिन क्या मैंने आपको उस समय यह कहा था क्या कि अगर मैं धरती पे कोई चीज छोड़ दूंगा वो अगर भारी होगी तो तभी उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी, हल्की होगी तो नहीं बढ़ेगी। नहीं बेटा, आप अर्थ पर कोई वस्तु हल्की हो, भारी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, कितनी भी भारी वस्तु हो, कितनी भी चाहे हल्की वस्तु हो, अगर आपके हाथ से कोई चीज छूट गई अगर धरती पर, तो बेटा उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 ही बढ़नी है। क्योंकि तो बेटा अगर आप जी का फॉर्मूला देखें, इस जी के फॉर्मूले में देखो किसका मास लिखा है, ये प्लेनेट का, ग्रह का, ये रेडियस किसकी लिखी, प्लेनेट की। इस जी के फॉर्मूले में जो वस्तु गिराई जा रही है उसका मास तो है ही नहीं, है ना। तो अगर आप अपने हाथ से कोई चीज छोड़ देंगे, भाई प्रिंस क्लास से भगा दोगे तुम्हें, एक ही बार लिखे जा रहे हो, पूरी वीडियो नहीं है, बात हो चुकी है, क्लास में टाइम से आया करो, वीडियो नहीं है, आधी अधूरी है, ये है वो है, होगी बात वो। अब अगर मेरे हाथ से कोई चीज छूट रही है धरती पर, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो नीचे की तरफ आएगी तो सबके अंदर जो एक्सिलरेशन पैदा होगा, सबके अंदर जो त्वरण पैदा होगा वो 9.8 का होगा। यानी कि कोई वस्तु हल्की हो चाहे भारी हो, सबकी स्पीड नीचे आते समय हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। तो बेटा मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये अभी आपने यहां से ड्रॉप किया तो एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड 9.8 बढ़ गई, तो मान लो कि ऑब्जेक्ट एक सेकंड में इतना नीचे गिरा।
तो बेटा जो 2 किलोग्राम वाला है ना, ये भी 1 सेकंड में ठीक इतना ही नीचे गिरेगा। अगर 2 सेकंड के बाद यहां तक पहुंच गया तो ये वाला भी 2 सेकंड के बाद यहां तक ही पहुंचेगा, और ये 2.25 सेकंड में टकराया तो ये भी यहां पे टकराएगा ही। तो अगर आप सेम हाइट से दो चीजों को गिराओगे, वो दोनों बिल्कुल एक साथ नीचे आकर गिरती हैं, बिल्कुल एक साथ। वो हल्की हैं भारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बेटा जब नीचे की तरफ को आएंगी, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो जी के बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से पैदा, और इसके अंदर भी एक्सेलरेशन होगा जी के बराबर। और जी की जो वैल्यू है वो वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करती नहीं है। वस्तु हल्की है तो भी उसके अंदर एक्सेलरेशन जी है, वस्तु भारी है तो भी उसके अंदर एक्सेलरेशन जी है। तो पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर अलग अलग मास की, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को हम गिराएं तो गिरते समय उनके पास क्या चीज सेम होगी। तो बेटा गिरते समय बोल देगा कि उनके पास एक्सेलरेशन सेम होगा। जैसे ये एक्सेलरेट कर रही है बिल्कुल वैसे ये भी एक्सेलरेट कर रही है। बाकी ऑप्शन में कुछ और लिख देगा, वो कहेगा कि दोनों के मोमेंटम संवेग सेम होंगे। गलत भाई, दोनों के मोमेंटम सेम कैसे होंगे? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका कम मास उसका मोमेंटम कम होगा। ऐसे आगे बोल देगा काइनेटिक एनर्जी। गलत भाई, काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ेंगे आगे चल के 12 mv² होती है, जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। पोटेंशियल एनर्जी भी मास पर डिपेंड करती है, mgh। जब दो वस्तुएं अलग अलग मास की, एक 10 किलो की एक 2 किलो की जब गिर रही होती है तो उन दोनों के पास त्वरण सेम होता है। जो एक्सेलरेशन इसके पास है वही एक्सेलरेशन इसके पास है। इसकी स्पीड भी हर सेकंड 9.8 बढ़ रही है, इसकी भी 9.8 बढ़ रही है, हर सेकंड दोनों की स्पीड बराबर बढ़ रही है, तो बिल्कुल एक साथ जमीन पर आके टकराएंगी। तो हम लिखेंगे when two objects are dropped when two objects are dropped from same height when two objects are dropped from same height in vacuum comma they strike at the same time on the surface of earth irrespective of their masses। हिंदी में लिखेंगे निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं, निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन से आकर टकराती हैं। निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन से आकर टकराती हैं। निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन से आकर टकराती हैं, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो, तो बेटा मास द्रव्यमान कुछ भी हो तो सेम हाइट से दो वस्तुएं गिराएंगे, एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगी। हालांकि डेली लाइफ में हमें कई बार लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर हम डेली लाइफ में देखें, अगर मैं एक हाथ में अपने मान लो कि कोई एक एप्पल ले लूं और एक हाथ में चिड़िया का पंख ले लूं, तो ये भारी है हल्का है, तो जब इन्हें एक साथ छोड़ेंगे तो एप्पल पहले गिरता है और पंख आराम आराम से नीचे आता है। तो डे लाइफ में ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि डे लाइफ में हमारे पास एयर है, हवा है, तो हम हवा का प्रभाव भी तो है। तो जब हम दो चीजों को सेम हाइट से गिराते हैं डे लाइफ में, तो बेटा एयर का जो रेजिस्टेंस है, हवा का जो प्रतिरोध है, वो जो हल्की वस्तु है उसके ऊपर प्रभाव दिखेगा। भाई अगर आपने 50 किलो का गोला ले लिया तो हवा का इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा 50 किलो के गोले के ऊपर, लेकिन जो चिड़िया का पंख है वो उसके लिए बेटा जो हवा है ना उसमें टक्कर मार मार के हवा के पार्टिकल्स पे वो नीचे गिरने में उसे अधिक समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपको डे लाइफ में भी इस चीज को देखना हो कि हल्की वस्तु एक साथ गिरती हैं, तो उसके लिए आप एक काम करो, घर में 2 बोतल लो 1-1 लीटर की, बिल्कुल एक जैसी, ताकि उन दोनों के ऊपर एयर का रेजिस्टेंस, हवा का प्रभाव दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे तो बराबर ही होगा। 1 लीटर की बोतल को बेटा पूरा पानी से भर लेना घर में, अभी करना आज क्लास के बाद 1 लीटर बोतल को पूरा पानी से भर लो। दूसरे हाथ में जो बोतल ली 1 लीटर की वो आधी भर लो पानी से, तो जो पूरी भरी है वो भारी है, जो आधी भरी है वो हल्की है। अगर आप इन दोनों को सेम हाइट से गिराओगे ना, आप देखना बिल्कुल एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगी, बिल्कुल एक साथ। अगर हवा ना हो, अगर वैक्यूम है, फिर तो आप चाहे एक हाथ में चिड़िया का पंख लो और एक में सेब लो। जैसे सेब जैसे गिरता है ना बिल्कुल स्पीड से, बिल्कुल चिड़िया का पंख भी बिल्कुल ऐसे ही आपको सेब की तरह नीचे गिरता हुआ दिखेगा। इवन एक तिनका भी ले लोगे ना आप और एक सेब ले लोगे, वो भी बिल्कुल एक साथ नीचे आके गिरेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो
तो दो चीजें बिल्कुल क्या होती है बेटा, एक साथ साथ नीचे आके जमीन पर आकर टकराती हैं। अगर हवा है, एयर है, तो आपको बहुत ही, अगर हल्की वस्तु ले ली आपने और एक बहुत ही भारी ले ली, तो आपको वहां पे एयर रेजिस्टेंस की वजह से हल्की वस्तु थोड़ा सा अधिक समय में नीचे आते हुए लग सकती है ना, लगेगी, मतलब कह सकते हैं कि लगेगी, क्योंकि वहां पे हवा का प्रभाव है जो हम रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है उसमें। अब इसी क्वेश्चन को मैं बच्चों को 2-3 वैरायटी पढ़ाता हूं और इसमें हमें फायदा हो गया। एक वैरायटी तो अभी 10-15 दिन पहले ही पेपर में आ गई, ये मैंने केवल इसमें बच्चों को अलग अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताना शुरू किया था। ये बिहार वालों ने पूछ लिया। अब बेटा मैंने फिर से क्या किया, सेम हाइट ली, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 की स्पीड से। और बेटा जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, चलो वो बिहार वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में लेंगे, पहले हम क्या करते हैं, एक और वैरायटी ले लेते हैं, हो सकता है कि अगली बार इस वाली वैरायटी को चिपका दे वो। और ये बेटा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने ड्रॉप किया। तो देखो सेम हाइट से मैं एक ऑब्जेक्ट को तो ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं ऐसे, और एक को बेटा मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंक रहा हूं। तो इसे मैं ड्रॉप करूंगा तो ये तो बेटा ऐसे नीचे आएगा, यहां जमीन पर आके टकरा गया। और जैसे मैंने 2 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज दिशा में स्पीड दी है, कुछ ऐसे आएगा, जमीन पर आके टकरा जाएगा कुछ ऐसे ना, यहां पर आके टकरा गया, ये कुछ ऐसा आएगा। तो बेटा जैसे मैंने 2 मीटर पर सेकंड के ऐसे क्षैतिज दिशा में स्पीड दी है, मान लो कि इसे नीचे आने में लगा T1 समय और इसे ड्रॉप किया से नीचे आने में लगा T2 समय। तो इस बार बताओ कौन सा टाइम ज्यादा होगा, किसे अधिक समय लगेगा नीचे आने में, T1 की वैल्यू ज्यादा है कि T2 की ज्यादा है। एक वस्तु को मैं क्या करूं, ऐसे ड्रॉप कर दूं, वो ऐसे नीचे आएगी, एक को मैं 2 की स्पीड से ऐसे फेंक दूं, तो जो 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड से फेंका वो कुछ ऐसे जा रही है, और इसे मैंने ड्रॉप किया वो सीधे ऐसे जा रही है। तो इसे लगा टाइम T2 से लगा T1, तो T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है ये आपको बताना है, सोच के करेंगे आराम से। पुष्पांजलि, विपिन, मनीष, प्रजापति, सतीश सब करेंगे। और जो बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, पहले पिछली क्लास सारी कंप्लीट कर लेंगे तभी आएंगे क्लास में। बादल का एक आंसर आया सबसे पहले हमारे पास, मुबाशर, दोनों का गलत है, शुरुआत ही एकदम बेकार हो गई है। हम्म, प्रजापति, गुड्डू, हम्म, जितने बच्चे लिख रहे हैं कि सर T2 ज्यादा बड़ा है, उन सबका गलत है। जो T1 कह रहे हैं उनका भी गलत है। रामपाल का देखो सही है, रामपाल रोज इंटेलिजेंट होता है रहा जा रहा क्लास में, सीखो कुछ इससे। बेटा दोनों टाइम बराबर है, जितना समय T1 उतना ही T2। अब एकदम से हमारा जो दिमाग है ना, वो एक आम आदमी की तरह इसे देखेगा तो गलत कर देगा, एक फिजिक्स स्टूडेंट की तरह देखोगे तो आपको आंसर साफ साफ चिल्लाते चिल्लाते मिलेगा। भाई मुझे एक चीज बताओ, आपने बेटा इस पत्थर को ऐसे ड्रॉप किया, यह अभी यहां पर था, तो जब ये धरती पे गिरेगा तो बेटा नीचे की तरफ क्यों आएगा, ये ग्रेविटी की वजह से, अर्थ फोर्स लगाएगी, अर्थ इसे अपनी तरफ को खींचेगी। तो अभी यहां पे ही 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 9.8 बढ़ जाएगी, अभी स्पीड 0 थी 9.8 बढ़ गई, तो कुछ दूरी तय कर लेगा ये। तो मान लो कि बेटा ये 1 सेकंड में इतना नीचे गिर पड़ा। बेटा अब इस बात एक चीज बताओ मुझे, आपने इस पत्थर को फेंका तो ऐसे, पर ये पत्थर ऐसे तो चल नहीं रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो इस पे भी काम कर रही है। तो ग्रेविटी अभी इस पे भी लग रही है, तो पत्थर ऐसे नहीं चलेगा, तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे भी गिर रहा है, तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो बेटा अगर ये पत्थर 1 सेकंड में नीचे इतना गिरा, तो बेटा ये वाला पत्थर भी 1 सेकंड में ठीक इतना ही नीचे गिरेगा जितना वो वाला गिरा है। बस इसके साथ होगा क्या कि अब ये बेटा नीचे तो ये दोनों ग्रेविटी की वजह से आ रहे हैं, तो ग्रेविटी की वजह से अगर 1 सेकंड में नीचे इतना गिराए तो टक से ये भी 1 सेकंड में नीचे इतना ही गिरेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा कि इसके पास इधर को भी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो बेटा ये गिरते गिरते 1 सेकंड में 2 मीटर आगे भी चल रहा होगा, यानी खाली नीचे नहीं गिर रहा है, ये गिरते गिरते आगे की तरफ को भी बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये बेटा 1 सेकंड में क्या हुआ, यहां तक पहुंचा, पर ये क्या है, इसके पास में क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 2 मीटर आगे की तरफ भी चलेगा। यानी बस ये क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको यहां पर ना दिखाई देकर यहां पर दिखाई देगा। तो इस वाले पत्थर ने तो केवल नीचे गिरने का काम कर रहा है, 1 सेकंड ठीक केवल ऐसे कर रहा है,
ये दूसरे वाला नीचे तो गिर रहा है पर साथ में आगे भी बढ़ रहा है, नीचे गिरते गिरते वो आगे की तरफ को भी बढ़ रहा है। तो जितना नीचे की तरफ ये गिरा उतना नीचे की तरफ वो भी गिरेगा। बस ये तो वहीं के वहीं नीचे ऐसे जाएगा, वो 1 सेकंड में 2 मीटर आगे चला जाएगा। 2 सेकंड के बाद मान लो कि पत्थर यहां तक पहुंच चुका है, तो बेटा 2 सेकंड के बाद ये भी यहां तक ही पहुंच जाएगा। बस ये क्या करेगा कि ये बेटा ये नीचे खाली नीचे गिरने काम नहीं कर रहा, इसके पास इधर को भी स्पीड है। 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, यानी कि यहां तक पहुंच जाएगा। तो मान लो कि 2.5 सेकंड के बाद जमीन पर टक्कर मारी, ये भी जमीन पर टक्कर मारेगा। बस ये आपको यहां की जगह दिखाई देगा। और 2.5 सेकंड बेटा कितना चल लेगा, ये 5 मीटर आगे को, ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप एक पत्थर को ड्रॉप कर रहे हैं तो केवल सीधे सीधे नीचे की तरफ आता है, और एक को आप हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रहे हैं, तो बेटा इस हॉरिजॉन्टल स्पीड की वजह से, क्षैतिज चाल की वजह से, वो नीचे तो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है ना, तो नीचे गिरते गिरते बस वो आगे की तरफ को भी बढ़ेगा। तो जितना ये आगे नीचे गिरेगा उतना ये भी गिरेगा, बस ये थोड़ा सा आगे दिख जाएगा आपको। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बिहार में आया था जो मैं अगला पूछ रहा हूं। बेटा मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसको फेंका मैंने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, तो अगर मैं सेम हाइट से 2 पत्थर लूं, एक को मैं क्षैतिज दिशा में 2 मीटर पर सेकंड से फेंक दूं और एक को 5 मीटर पर सेकंड से फेंक दूं, दोनों सेम हाइट पर हैं, बस एक को मैंने 2 मीटर पर सेकंड से फेंका, एक को 5 से फेंका। तो आपको बताना कि कौन सा जमीन पर पहले नीचे आकर गिरेगा। रोज मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा क्लास में, एएलपी होगा क्या, फलाना होगा क्या, रोज नया बच्चा मत आया करो क्लास में डिस्टर्ब करने। हम्म, संकल भाई ये बात हो गई है, हर 2 मिनट बाद में हर नए बच्चों को नहीं बताया जाएगा। कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है, शुरू में क्लास में आओ, सब बात हो चुकी है ये, है ना। तो हर 10 मिनट में नया नया बच्चा आके ना ये फालतू बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करो क्लास को। तुम्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं, 11:15 की क्लास में आ रहे हो 11:45 तो क्या ही करोगे तुम, पूरी क्लास अपलोड हो भी जाएगी। तो अब यहाँ पे एक चीज देखना बेटा, अगर इस वाले को नीचे आने में लगा है T1 समय और इस वाले को नीचे आने में लगा T2 समय, तो बेटा ये दोनों भी बिल्कुल एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगे। अगर आप पिछले क्वेश्चन को समझ गए तो ये अपने आप से समझ जाओगे। देखो बेटा, आपने इसे 2 मीटर पर सेकंड से ऐसा फेंका, ये कुछ जमीन पे ऐसा आके गिरेगा, है ना। इसे 5 मीटर पर सेकंड से फेंका ये कुछ ऐसा आके गिरेगा। अब देखो होगा क्या बेटा, आप इन्हें फेंक तो ऐसे रहे हैं, इसे स्पीड दे रहे हैं 2 की, इसे दे रहे हैं 5 की, पर ये नीचे की तरफ को क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ग्रेविटी भी तो खींच रही है। अब मान लो कि बेटा 1 सेकंड के बाद ये पत्थर जो है वो इतना नीचे गिरा, तो ये वाला भी बेटा 1 सेकंड में इतना ही नीचे आके गिरेगा जितना ये वाला गिरा है, दोनों बराबर गिरेंगे नीचे। बस फर्क क्या पड़ेगा, इसके पास इस डायरेक्शन में स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो बेटा अगर 1 सेकंड में नीचे इतना गिरा तो नीचे गिरते गिरते ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में भी आगे की तरफ को बढ़ जाएगा। तो इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 2 मीटर आगे चला जाएगा ये, यानी कि आपको यहां पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे ना दिखकर यहाँ पे दिखेगा। बेटा ये 1 सेकंड में नीचे इतना गिर रहा है जितना वो गिरा, बस इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो यानी कि ये 5 मीटर आगे चला जाएगा, यानी आपको थोड़ा सा आगे दिखेगा। यानी इस वाले ने क्या किया, नीचे गिरते गिरते 1 सेकंड में आगे की तरफ 2 मीटर बढ़ गया, और इसने 1 सेकंड में आगे 5 मीटर बढ़ गया। लेकिन दोनों बिल्कुल जितना नीचे ये गिरा 1 सेकंड में उतना ये भी गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो वस्तु नीचे, जो ग्रेविटी वस्तु को नीचे की तरफ खींचती है वो बेटा एक्सेलरेशन जी दोनों बराबर ही पैदा करती है। नीचे गिरते समय अगर इसकी स्पीड 1 सेकंड में 9.8 बढ़ी तो उसकी भी 9.8 ही बढ़ेगी। तो नीचे वाली डायरेक्ट जो डिस्टेंस है, जितना 1 सेकंड में ये वाला पत्थर नीचे गिरेगा उतना ये भी गिरेगा, बस आगे वाली स्पीड की वजह से ये 1 सेकंड में नीचे गिरते गिरते 2 मीटर आगे पहुंच जाएगा, वो 5 मीटर। 2 सेकंड के बाद मान लो बेटा यहां तक गिर गया ये, पर ये 2 सेकंड में 4 मीटर आगे भी दूरी तय कर लेगा, तो यानी कि यहां पहुंच जाएगा।
तो जितना 2 सेकंड में ये नीचे गिरा उतना ही 2 सेकंड में ये भी नीचे गिरेगा। बस ये 10 मीटर आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड आगे की तरफ को कितनी है 5। मान लो 3 सेकंड के बाद जमीन पर टकराया, पर यहां पर ना टकरा के यहां पे दिखेगा, क्योंकि 6 मीटर आगे निकल चुका होगा। और ये 3 सेकंड का जमीन पर टकराएगा, पर मिलेगा यहां पे 15 मीटर आगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली स्पीड अलग अलग है। तो बिहार में क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने, अगर सेम हाइट से दो वस्तुओं को क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से फेंका जाए तो कौन सी वस्तु नीचे आके गिरेगी। तो बेटा आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दी है, तो नीचे की तरफ तो वस्तु ग्रेविटी की वजह से आएगी। तो जितने समय पत्थर ये वाला नीचे गिरेगा हल्की स्पीड वाला, उतने समय में ज्यादा स्पीड वाला भी गिरेगा। बस ये होगा कि जो जिसकी स्पीड कम है वो जहां पे आपने छोड़ा उससे थोड़ा सा आगे गिरेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो काफी आगे जाके दिखाई देगा, पर दोनों बिल्कुल टकराएंगे बिल्कुल एक ही समय पर। तो यहाँ पे 3 वैरायटी बनती हैं। अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे कॉन्स्टेबल टाइप का, तो केवल वो ये पूछेगा कि अलग अलग मास की 2 वस्तुओं को हमने ड्रॉप किया, एक 10 किलोग्राम वाली को, एक 2 किलोग्राम वाली को, दोनों ही ड्रॉप किया 10 किलो 2 किलो वैक्यूम में, तो कौन सी पहले नीचे आएगी। तो हमने पढ़ा कि दोनों एक साथ आएंगी। एक क्या पूछ सकता है कि एक को तो ड्रॉप कर रहे हैं और एक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दे रहे हैं। तो बेटा इसे आपने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पर नीचे तो ये भी ग्रेविटी की वजह से आएगा और ये भी नीचे ग्रेविटी की वजह से ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी दोनों बिल्कुल एक साथ नीचे आके गिरेंगी। बस इसे जहां पे छोड़ा था ठीक वहीं के वहीं आके गिर जाएगा। और इस वाले के साथ में क्या होगा कि यहाँ पे जहां पे आपने इसे छोड़ा उसे थोड़ा सा आगे दिख जाएगा। अगर एक को ड्रॉप किया और एक को हॉरिजॉन्टल स्पीड है तो भी एक साथ, दोनों के पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है पर अलग अलग स्पीड है तो भी बिल्कुल एक साथ आके गिरेंगी। जिन्होंने शुरू से क्लास देख रहे हो समझ गए होंगे। एक कह रहा अगर ऑब्जेक्ट जो है सेम हाइट से छोड़े डिफरेंट प्लेनेट पर, भाई वो तो फिर आप देखो ना, अगर आप डिफरेंट प्लेनेट पे चले गए, इतनी हाइट से आप एक पत्थर छोड़ रहे हैं धरती पर और उतनी हाइट से एक पत्थर आप छोड़ रहे हैं चांद पर। चलो चांद तो प्लेनेट नहीं, चलो आकाशीय पिंड मान लो। एक आपने क्या किया, उतनी हाइट से एक वस्तु छोड़ रहे हैं आप धरती पर और उतनी हाइट से एक छोड़ रहे हैं चांद पर, तो जी की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है। धरती पे कोई वस्तु जब नीचे की तरफ गिरती है उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ती है, और चांद पे मैंने कल आपको समझाया था कि जब कोई वस्तु चांद पे जब नीचे की तरफ गिरेगी तो उसकी स्पीड हर सेकंड 1.63 ही बढ़ती है। तो चांद पे तो आराम आराम से आएगी, नीचे धरती पे पहला के टकरा जाएगी। ऐसे आप एक ले लो धरती पे, एक ले लो जुपिटर पे। धरती पे जब किसी वस्तु को छोड़ोगे उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी, जुपिटर बढ़ जाएगी हर सेकंड 25, तो जुपिटर पे जल्दी टक्कर मार देगी। फिर जिस प्लेनेट पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी वो जल्दी टकरा जाएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे जब कंपेयर कर रहे हैं ना दोनों ऑब्जेक्ट को, बेटा हम एक ही प्लेनेट पर यानी कि अर्थ वाला केस लेके चल रहे हैं कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को आप अर्थ पे लोगे तो जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जब आते हैं, वो नीचे वाला जो है सारा खेल, अगर अगली बार देखो फिर एक और आ गया, हर 5 मिनट में एक मूर्ख आ जाता है क्लास में, कल वाली क्लास। इससे मुझे पता चल रहा है आपकी क्लास के बारे में कि आप में से बच्चे रेगुलर नहीं है। 11:15 बजे क्लास है, कोई 11:30 बजे आ रहा, कोई 11:45 बजे आ रहा, जिसने जब मुंह धो लिया अपना क्लास में आ गए। तो ये तुम्हारा रोज का ये हालत रहती होगी, और फिर आगे क्या बोलते तो समझ में नहीं आया। 11:15 बजे आते ही मैंने बता दिया हाँ भाई कल की क्लास जो है अपलोड नहीं हुई थी, हमने बात भी कर ली, तुम्हारे सामने एक रिकॉर्ड मैसेज भेज दिया। पर क्या जो बच्चा आएगा आधे घंटे लेट, उसे थोड़ा ना पता है कि आधे घंटे पहले क्या बात हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि जितने बच्चे लेट आ रहे हैं इनका जीवन में कुछ नहीं होना, ना इन्हें समय की कीमत का पता है, ना इन्हें चलती हुई क्लास में ये नहीं पता कि क्या चीज लिखनी है क्या नहीं लिखनी है। चलती हुई क्लास में तो कमेंट करना ही नहीं है। जब आप 11:15 की क्लास में 11:45 बजे आओ, सुनो, केवल समझ में आए अच्छी बात है, वरना क्लास छोड़ के चले जाओ, उसे बाद में देखना। तो बीच में ना ज्ञानवर्धक बातें ना मत लिखो। हर 5 मिनट में एक नया बच्चा आ जा रहा है, कितनों को मना करें। और उसका दिक्कत है अवॉइड करो कमेंट, तो कमेंट बॉक्स भर देंगे पूरा, कल की क्लास पूरा कमेंट बॉक्स भर रखा है। तो ढंग का मैसेज हम पढ़ ही नहीं पा रहे बच्चों का। एक 1.3 सेकंड क्यों रहती है चांद पर स्पीड? भाई सेकंड में किसने बताया स्पीड, किस स्पीड को सेकंड में नापते हैं? हमने कल की क्लास से तुम नहीं पढ़ोगे तो ऐसी परेशानी उठाओगे फिर जब क्लास रेगुलर नहीं लोगे। अरे हमने बोला था कि चांद पर अगर कोई वस्तु छोड़ेंगे तो चांद पर जी की वैल्यू 1.63 है, 1.63। अगर चांद पे कोई वस्तु आपने छोड़ दी तो उसकी स्पीड हर सेकंड 1.63 बढ़ती है, क्योंकि चांद पर जी की वैल्यू 1.63 है। जुपिटर पे जी की वैल्यू 25 है। अगर जुपिटर पे आप कोई चीज छोड़ देंगे तो उसकी स्पीड जुपिटर पे बृहस्पति ग्रह पर नीचे आते समय हर सेकंड 25 बढ़ेगी। जी की वैल्यू धरती पे है 9.8,
जब कोई वस्तु धरती पर छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड नीचे आते समय हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। ये कल बताया था हमने, और आते आज रिवाइज भी कराया कि जी की वैल्यू अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग है, हर जगह जी की वैल्यू सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु आप धरती पर जैसे छोड़ते हुए नीचे गिरती है वैसे ही चांद पर और बृहस्पति ग्रह पे भी दिखेगी। सब जगह जी का मान अलग अलग है। क्यों अलग अलग है वो भी बताया। इसलिए अलग है कि हर एक प्लेनेट का मास और रेडियस अलग अलग है, तो इसलिए सब पर जी की वैल्यू अलग अलग है। फिर बच्चे कहते हैं मास्टर जी गुस्सा हो जाते। भाई मास्टर गुस्सा ना हो, बस ऐसे टाइम पास करता रहे तुम्हारे साथ है। हर 5 मिनट में नया बच्चा है, सबको एंटरटेन करें। जो बेचारे पढ़ने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कुछ सीखने के लिए आए हैं भाई हम, वो क्या ही करेंगे फिर बेचारे, उनका टाइम भी खराब ही है। मैं हर क्लास में कहता हूं अगर 11:15 बजे क्लास है भाई 11:10 का अलार्म लगा लो। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, या मान लो कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, कहीं पे हैं, तो कई बार नहीं ध्यान रहता, वो अचानक से याद आता अच्छा क्लास थी यार, वो 11:40 हो चुके होते हैं, 25 मिनट की क्लास चली गई, तो हम समझ तो पाएंगे नहीं। तो सब बचने का एक बढ़िया तरीका है कि हम 11:10 की क्लास लगा लें या 11:12 की क्लास लगा लो, 11:12 की, तो 11:15 क्लास होगी तो अपना 3-4 मिनट पहले ही मोबाइल सेट करके अपना हाथ में रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ। अगर आप कभी मान लो लेट हो गया, आप रह गया, तो फिर उस क्लास में मत आओ बीच में। वो क्लास खत्म हो जाएगी, आपको पता 12:30 1 बजे से देख लो फिर उसे, है ना। फिर वो सबसे सही तरीका है। आप चलती हुई क्लास में आके कोई भी कमेंट कर रहे हो तो वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण चीज है। वो आप उन बच्चों का समय खराब कर रहे हो जो बहुत सीरियस हैं। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास में बेटा हमने, अच्छा एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक ऑब्जेक्ट बेटा ये है, इसे मैंने ड्रॉप करा, ये से नीचे आके गिरा, और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास में ये है, ठीक है, इसे मैंने नीचे की तरफ फेंका बेटा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना। तो ये जो जिसे मैंने ड्रॉप किया ये नीचे तक आया t1 समय में, सेम हाइट से एक को मैंने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ फेंका, इसे नीचे आने में लगा t2 समय। तो बताओ t1 बड़ा है कि t2 बड़ा है? तो एक और मूर्ख आ गया कहते कहते ही, कल का पूरा क्लास रिकॉर्ड नहीं है। अभी इसे समझाऊंगा, फिर 5 मिनट में एक और नया आ जाएगा। करो भाई, बाकी बच्चे करो ये। ना 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 ना। एक और धुरंधर आया, प्रिंस कह रहा जी अगर हाइट सेम ना हो ये बताना पड़ेगा। अरे एक पत्थर को आपने लिया, फर्स्ट फ्लोर से गिरा रहे हो, एक को गिरा रहे हो 5वें फ्लोर से। अरे भाई 5वें फ्लोर से जो गिरा रहे हो तो देर में गिरेगा भाई। जो जिसे ज्यादा हाइट से गिराओगे वो ज्यादा समय लेगा, लंबी दूरी तय करनी है उसे। कह रहा जी अगर हाइट सेम ना हो। देखो इस वाले केस में जो बच्चे लिख रहे हैं t1 t2 बराबर, उन सबका गलत है बेटा। इस वाले केस में आप एक चीज बताओ, आपने से किया ड्रॉप, जिसे आप ड्रॉप कर रहे हो तो इसकी शुरुआत की वेलोसिटी तो 0 है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, इसकी स्पीड अभी 0 है, 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी बढ़ के 9.8। भाई दूसरे वाले को बेटा आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो, एक को तो आपने ड्रॉप किया और एक को ऐसा फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो 5 की स्पीड से। तो ये तो बेटा शुरुआत कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और ये शुरुआत कर रहा है 5 से, तो ये जल्दी आके नहीं नीचे गिरेगा क्या? तो t2 की वैल्यू कम होगी इस वाले केस में। यहाँ पे जो t2 है वो t1 से कम होगा, ये छोटा होगा t2। ये जल्दी आके गिरेगा और ये देर में आके गिरेगा। देखो अगर सेम हाइट से हम दो चीजों को, इसे भी ड्रॉप कर रहे हैं इसे भी ड्रॉप कर रहे हैं, मास का तो मैं मतलब ही नहीं है हल्के हैं कि भारी हैं, ड्रॉप करेंगे तो ये शुरुआत करेगा 0 से, तो इसकी स्पीड 1 सेकंड के बाद 9.8 बढ़ेगी, यहां तक पहुंचा। इसे भी ड्रॉप किया तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 9.8 बढ़ी, ये भी यहां तक पहुंचा। तो दोनों को ड्रॉप करेंगे तो दोनों गिरेंगे बिल्कुल एक साथ। लेकिन आप एक को कर रहे हैं ड्रॉप और एक को हॉरिजेंटल स्पीड दे रहे हैं, हॉरिजेंटल क्षैतिज दिशा में, जो पीछे क्वेश्चन लिया था। तो बेटा नीचे वाली स्पीड तो ये भी 0 से स्टार्ट करेगा,
क्योंकि इससे तो ड्रॉप किया तो नीचे ये गिरेगा, जीरो की स्पीड से स्टार्ट करेगा, एक सेकंड के बाद स्पीड 9.8 बढ़ेगी, नीचे आ रहा ग्रेविटी की वजह से। तो जैसे आपने हॉरिजॉन्टल स्पीड दी तो वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में उसके पास थोड़े ना स्पीड है, तो वो भी तो नीचे की तरफ तो जीरो की स्पीड से स्टार्ट करेगा, बस आगे वाली स्पीड की वजह से थोड़ा सा आगे जाके गिर पड़ेगा। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, एक को मैंने किया ड्रॉप और एक को बेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं दिया, इस बार मैंने वर्टिकल स्पीड दी। तो यानी मैं नीचे की तरफ को ऐसे थ्रो कर रहा हूं तो ये जल्दी आके गिर जाएगा नीचे। समझो बेटा, सारे केस समझना। ये केस क्या है, जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये भी शुरुआत करेगा जीरो से, ये भी करेगा जीरो से, एक सेकंड बाद स्पीड 9.8 बढ़ेगी, इसकी 9.8 बढ़ेगी, तो वो स्पीड 9.8 बढ़ेगी तो कुछ दूरी ये तय कर लेगा, ये भी उतनी तय करेगा, दोनों एक साथ गिरेंगे। एक को आप कर रहे हैं ड्रॉप और एक को आप हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रहे हैं। जैसे आप ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे कोई जीरो की स्पीड से स्टार्ट करेगा, तो बेटा इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसके पास भी स्पीड जीरो से स्टार्ट करेगा, तो दोनों बिल्कुल एक साथ गिरेंगे नीचे आके, बस इस हॉरिजॉन्टल स्पीड की वजह से यहां पर ना गिरकर थोड़ा सा आगे गिर जाएगा। अब यहां पर भी दोनों के पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है, एक के पास कम एक के पास ज्यादा, तो भी एक साथ गिर रहे हैं। जिसके पास स्पीड कम है, इसे जहां से आपने छोड़ा उसे बस थोड़ा से आगे गिरेगा, जिसके पास ज्यादा स्पीड है जहां से छोड़ा उसे काफी आगे गिर जाएगा। पर एक को आपने ड्रॉप किया, को वर्टिकल स्पीड दी तो ये वाला पहले गिर जाएगा। आगे बात समझ में अब, ठीक है। तो T2 की वैल्यू होगी छोटी, या आप ये कह सकते हो कि T1 जो है अधिक समय लेगा। देखो ये पेपर में जो आपके क्वेश्चन आया था ना कल, मैंने रात को जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों को आजकल, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था। ये रात को आते हो कि नहीं आते हो तुम लोग 9 बजे? कल क्लास ली थी मैंने उसमें, तो उसमें मैंने बच्चों को क्वेश्चन कराया था सेम, ये बिहार वाला हमने लिया था। कहाँ गया भाई, क्वेश्चन ही गायब हो गया। कल की क्लास में ही था शायद, फिर वो, चलो छोड़ो। चले। हम्म कोई बात नहीं सूरज, दोबारा देख लेना क्लास, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक काम करेंगे हम, ये बेटा हमारे पास में ये अर्थ है, ठीक, और इस अर्थ पर के सरफेस पर आप सभी को मैंने बताया क्लास के अंदर कि अर्थ के सरफेस पर जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर 9.8 का मतलब मैंने आपको 10 बार बताया इस क्लास में, ठीक है, कि जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर 9.8 का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु अर्थ के सरफेस पर हम छोड़ेंगे तो जब वो नीचे की तरफ गिरेगी तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 बढ़ेगी, है ना, ये हम समझ में आया हमें। तो अगर मेरे हाथ में मार्कर है, चाहे हल्का मार्कर हो चाहे भारी हो, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो नीचे आते समय हर सेकंड इसकी स्पीड 9.8 बढ़नी है। हर सेकंड 9.8 मीटर नहीं गिरेगा, हर सेकंड इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। एक्सेलरेशन का मतलब आप सबको पता होना चाहिए, बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वस्तु का एक्सेलरेशन अगर 10 है तो इसका मतलब यह है कि इस वस्तु की स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ जाएगी। अगर स्पीड अभी 0 है तो एक सेकंड के बाद 10 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30, फिर 40। अगर एक्सेलरेशन -10 है तो हर सेकंड स्पीड 10-10 घटेगी। तो एक्सेलरेशन हमें यह बता रहा होता है कि हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी या कितनी घटेगी, वो कितनी दूरी तय करेगा ये नहीं बता रहा होता। कहीं तुम ये सोचो कि पत्थर को गिराया तो एक सेकंड के बाद वो 9.8 मीटर चल लेगा, एक सेकंड के अंदर उसकी स्पीड 9.8 बढ़ेगी, अब उस स्पीड बढ़ते बढ़ते कुछ दूरी तय कर लेगा वो, है ना। अब यहां जाओ, अगर बेटा मैं एक काम करूं, ये लेकिन जी की जो वैल्यू है ना ये केवल अर्थ के सरफेस के आसपास के लिए है। अगर मैं अर्थ से काफी हाइट ऊपर पहुंच जाऊं, मान लो 5-7-10 हजार किलोमीटर ऊपर पहुंच गया, और वहां पे अगर मेरे हाथ से कोई पत्थर छूट जाए, धरती से मैं 10,000 किलोमीटर ऊपर हूं और मेरे हाथ से कोई पत्थर छूट जाए, तो बेटा उस पत्थर की स्पीड हर सेकंड 9.8 नहीं बढ़ेगी,
वहां पर जी की वैल्यू 9.8 नहीं है, हो सकता है कि 9 ही हो या 8.5 ही हो। ऐसे अगर मैं धरती के अंदर बहुत गहरा गड्ढा खोद लूं 5,000 किलोमीटर गहरा और वहां पे एक पत्थर छोड़ दूं, तो उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 नहीं बढ़ेगी। ये काम केवल अर्थ के सरफेस के आसपास के लिए है। तो जी की जो वैल्यू है, ये जो 9.8 आप पढ़ते हैं, ये अर्थ के सतह के आसपास के लिए है। अगर आप अर्थ के सरफेस के आसपास खड़े हैं, 2, 4, 5 किलोमीटर ऊपर नीचे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अर्थ के सरफेस के आसपास ही माना जाएगा। ठीक। अगर मैं काम करूं यहाँ पे, अब मैं अर्थ के सरफेस में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दूं और गड्ढा खोदते खोदते बेटा मैं अर्थ के सेंटर पहुंच जाऊं, तो सेंटर को लिख रहा हूं मैं ओ से, तो बेटा अर्थ के सेंटर पे जो जी की जो वैल्यू होती है 0। यानी अर्थ के सरफेस बेटा वैल्यू है 9.8 और सेंटर पे 0, यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा अंदर जाऊंगा तो बेटा जी की वैल्यू घटने लगेगी। मान लो घट के यहाँ पे हो गई 9, थोड़ा और अंदर गया तो 7 रह गई, फिर मान लो कहीं 4 रह गई, फिर 2 रह गई, फिर 1, और सेंटर पे आ जाएगी 0। यानी यहां से हमें चीज क्या समझ में आई कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाने पर जी का मान घटता है और घटते घटते जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पे कितनी हो जाएगी, 0। तो अर्थ के सतह पे जी की वैल्यू है कितनी, 9.8, अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी 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 और सेंटर पे 0 हो जाएगी। ऐसे अगर मैं अर्थ के सरफेस से बेटा ऊपर जाना शुरू कर दूं, ऊपर की तरफ, तो अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो जी की वैल्यू यहाँ पर भी घटेगी, है 9.8 है, फिर घट के होगी 9, 7, 6, 4, 2, 1, और एक पॉइंट पे यहाँ पर भी 0। यानी अर्थ के सतह से सरफेस से बेटा अगर हम कंपेयर करें, अर्थ के सरफेस से चाहे आप ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ जाओ, दोनों ही केस में जी का मान घटता है। तो जी की वैल्यू जो 9.8 है वो सतह पे है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे ज्यादा होगी या 20 किलोमीटर ऊपर ज्यादा होगी या 20 किलोमीटर अंदर ज्यादा होगी, हम बोलेंगे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी अर्थ की सतह पे, क्योंकि ऊपर की तरफ जाके भी जी की वैल्यू घटती है और अंदर जाने पर भी जी का मान घटता है। अगर मान लो कि मैं, एक व्यक्ति तो यहाँ पे खड़ा है, उसने जी की वैल्यू कैलकुलेट की, एक मान लो कि ऊपर गया कुछ ऊपर, एक गया कुछ गहराई अंदर, तो बेटा जो यहाँ पे उसे जी की वैल्यू 6 दिख रही है, इस वाले को 4 दिख रही है, इसे तो 9.8 ही दिख रही है सरफेस वाले को। तो जी की वैल्यू पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों केस में घटती है, और घटते घटते सेंटर पे 0, ऐसे ऊपर जाएंगे बढ़ते 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 एक पॉइंट पे जाके ऊपर भी 0 हो जाएगी, बहुत दूर इन्फिनिटी कह सकते हो आप उसे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेरिएशन, एक हेडिंग डालेंगे हम, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। और बेटा जी हमेशा स्मॉल लिखना ही है, क्योंकि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कैपिटल जी, जो क्लास रिकॉर्ड नहीं है, जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं तो वो उनका मिसिंग हो चुका है, वो पार्ट हम डलवा देंगे। हमने बोला अगर नहीं होगा ना, अगर कल की क्लास वो नहीं मिल पाई, कल सर्वर पे काम चल रहा था, तो मैं किसी और बैच में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो किसी और बैच से फिर उठा के मैं कोशिश करूंगा कि वो उतना पार्ट आपको मिल जाए, है ना। तो वेरिएशन इन जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में फिक्स होती है। ये स्मॉल जी है जिसकी वैल्यू अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग है, अलग अलग ग्रह पे अलग अलग है, कि धरती पे जी की वैल्यू 9.8, जुपिटर पे 25 और चांद पे 1.63, मंगल पे 3.7, ये स्मॉल जी है। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ, हिंदी में लिखेंगे पृथ्वी तल से ऊपर नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी तल से ऊपर नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। ये बेटा वाला लो फोटो, ठीक।
तो बेटा पृथ्वी तल से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों केस में जी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अब देखो इसमें ही आप बहुत तगड़ा रट्टा मार लोगे, आपको पेपर में लैंग्वेज में फंसा देगा वो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सबको इसका आंसर देना जो भी इस लाइव है। अगर आपसे कहा जाए कि पृथ्वी के सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से सरफेस की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? अर्थ के सेंटर से सरफेस की तरफ जाने पर जी की वैल्यू बढ़ते हुए दिखेगी, घटते हुए दिखेगी या कांस्टेंट दिखेगी? करो ये क्वेश्चन। ये लड़का सतीश से ब्लॉक करना भाई। ये जो इतने फालतू आए ना बच्चे ऐसे क्लास में, बिना देखे सबको भगाओ। इन्हें पढ़ना वढ़ना नहीं है क्लास में। अब मैंने तो क्या पूछा, इस बार हमने गेम खेल दिया, हमने रट्टा क्या मार रखा है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ नीचे जाओ, दोनों केस में जी का मान घटेगा घटेगा। पर उसने क्या पूछा, उसने कहा कि अगर हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाएं, भाई देखो अर्थ के सरफेस से हम नीचे जा रहे हैं, जी की वैल्यू घट रही है, 9 8 7 6 4 2 5 0 1 हो गई। लेकिन बेटा उसने ये नहीं कहा कि सरफेस से सेंटर की तरफ आना, वो कह रहा है कि अगर मैं सेंटर से सरफेस की तरफ जाऊं तो बेटा सेंटर पे 0 है, थोड़ा ऊपर जाएंगे 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बढ़ते बढ़ते 9.8 हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा, अगर वो पूछेगा कि सेंटर से सरफेस की तरफ जाओ तो जी का मान बढ़ रहा है, और सरफेस से सेंटर की तरफ जाओगे तो जी का मान घट रहा है। तो ध्यान से पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए मामला, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक हम बड़ा प्यारा शब्द पढ़ेंगे, एक शब्द पढ़ेंगे हम, वेट, भार। अगर आपको याद हो, एक दिन एक बच्चे ने मेरे से पूछा था काफी क्लास पहले कि सर ये वेट और मास में क्या फर्क होता है, द्रव्यमान और भार में क्या फर्क होता है? और मैंने बोला था कि आपको मैं ग्रेविटी वाले चैप्टर में बताऊंगा। बताया था ना, एक क्लास की बात है ये, जो रेगुलर है बच्चे उन्हें पता होगा, जो चलते फिरती क्लास में आ जाते हैं जज करने टीचर को, वो तो खैर क्या ही बता पाएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि हम मास और वेट पढ़ेंगे ग्रेविटी में, ग्रेविटी तो आ गया है तो आज फड़क पढ़ते हैं। देखो बेटा वेट पता क्या है बेटा, जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि अर्थ के ऊपर है, या अर्थ थोड़ा किसी भी ग्रह पर, किसी भी प्लेनेट पर है, तो हम प्लेनेट में हमेशा अर्थ का ही जिक्र करेंगे, धरती पर रहते हैं हम। तो बेटा अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अब जो फोर्स लगाती है, जितने फोर्स धरती किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर, अपने केंद्र की तरफ को खींचती है, वो उस वस्तु का भार होता है। देखो मास क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास में ये मार्कर है, तो इस मार्कर को बनाने में मुझे जितने पार्टिकल, जितने मटेरियल का यूज करना पड़ा, मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है, इसके ऊपर अगर मैं एक प्लास्टिक की लेयर और चढ़ा दूं, एक प्लास्टिक की लेयर अगर मैंने और चढ़ा दी, तो उस मार्कर का मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इस मार्कर के बनने में जिस मटेरियल का मैंने यूज किया उसके कण बढ़ गए। भाई मैं इसके ऊपर 4-5 लेयर चढ़ा दूंगा, तो मास द्रव्यमान होता है बेटा क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। अगर आप मान लो कि इतने सारे चावल आपने एक जगह रख दिए और जगह इतने सारा चावल रख दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चावल के ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो मास तो आपको बता रहा कि पदार्थ कहां पे कम है कहां पे ज्यादा। तो अगर मुझे पता चला कि एक जगह आधी किलो चावल है, एक जगह 5 किलो चावल है, यानी कि मुझे चावल के यहाँ दाने, चावल के पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे जहां 5 किलो चावल है। लेकिन इस 5 किलो चावल पर, इस आधी किलो चावल पर धरती जिस फोर्स से अपने केंद्र की तरफ खींच रही है वो उसका वेट है। तो वेट क्या होता है एक्चुअली, वेट भार कुछ और नहीं, एक फोर्स, एक बल है। वो फोर्स जो धरती जिस तरह फोर्स से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसका वेट होता है। अब वेट क्या है, फोर्स। तो वेट को लिख रहे हैं हम डब्ल्यू से, और बेटा वेट का फॉर्मूला होता है mg। आप कहेंगे जी वेट का फॉर्मूला mg क्यों है? जब वेट एक फोर्स है, भार एक बल है, वो बल जिस बल से धरती किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, तो बल का फॉर्मूला तो F = m में होता है। चलो आपने वेट के लिए फोर्स को W से रिप्लेस कर दिया, पर बेटा फोर्स का फॉर्मूला तो m में है। तो मैंने यहाँ पे जी पता क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये कौन सा फोर्स है, वेट, वो फोर्स जो धरती लगा रही है, और धरती जो एक्सेलरेशन पैदा करती है, पृथ्वी की वजह से जो त्वरण पैदा होता है वो क्या होता है, गुरुत्व त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो धरती जो एक्सेलरेशन पैदा करेगी उसे तो हम जी से लिखते हैं, इसलिए वेट क्या है, mg है। तो वेट नथिंग बट कुछ नहीं, ये एक फोर्स, एक बल है, वो फोर्स जिसे धरती किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो मान लो कि आपके पास में एक ये वस्तु है कोई, इसका मास है m, इसका द्रव्यमान m है, यानी कि कुछ किलोग्राम की है। इस ऑब्जेक्ट को बनाने में जितना पदार्थ आपने यूज किया होगा, जितना ज्यादा मटेरियल आप यूज करेंगे, यानी कि उसके अंदर उसका मास उतना ज्यादा होगा। एक वस्तु को बनाने में आपको मान लो कि 50 पार्टिकल यूज किया आपने प्लास्टिक के, एक को बनाने में 1 करोड़ पार्टिकल यूज किए, तो उसका मास ज्यादा। लेकिन अब बेटा इस मास को धरती जितने फोर्स से अपने केंद्र की तरफ खींचेगी वो उसका वेट होगा।
तो वेट होता है mg। और किसी वस्तु का जो वेट होता है ना, वो हमेशा नीचे की तरफ को ही क्यों हम दिखाते हैं? आपने देखा होगा बहुत किताबों में कि भाई एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है और धरती, उसका वेट हमेशा हम लिखेंगे mg, क्योंकि mg क्या है, वो वेट क्या है, वो फोर्स धरती लगा रही है और धरती हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इसलिए वेट को हम हमेशा नीचे की तरफ दिखाते हैं। यानी ये हमेशा कहां को लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा नीचे की ओर काम करता है ये। अच्छा, दूसरी चीज, अब बेटा मैंने कहा कि मास क्या है? पदार्थ की मात्रा। मान लो कि मैंने अपने हाथ में यहां पर 1 लाख दाने ले लिए चावल के, ये मास। अगर मैं इन्हीं चावलों को लेकर चांद के ऊपर जाके खड़ा हो जाऊं, 1 लाख दाने वहां पर थे, 1 लाख दाने वहां पर थे, जितना मेटेरियल, जितना पदार्थ वहां था उतना यहां पर है, तो मास बदलेगा क्या? नहीं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, आपकी लोकेशन चेंज करने से मास नहीं बदलता। अगर ये मार्कर यहां पर रखा है, इसे मैं बृहस्पति ग्रह पर रख दूं, इसे मैं रख दूं जुपिटर पे, इसे अलग अलग ग्रह पर रख दूं, तो सब जगह इसका मास सेम रहेगा, क्योंकि इस मार्कर को बनाने में जितनी प्लास्टिक का यूज किया गया वो उतनी है। अगर इस मार्कर को बनाने में प्लास्टिक के 5 अरब पार्टिकल यूज किए गए तो हर जगह 5 अरब ही है। लेकिन इसका बेटा वेट हर जगह नहीं रहेगा सेम। यही मार्कर किसी ग्रह पर, यही जुकतु मार्कर किसी ग्रह पर हल्का फील होगा, किसी जगह भारी फील होगा, क्योंकि वेट होता है mg। तो जिस ग्रह पर g की वैल्यू ज्यादा होगी उस ग्रह पर ये वेट, यही मार्कर बहुत भारी हो जाएगा। जिस ग्रह पर g की वैल्यू कम होगी उसी ग्रह पर यह मार्कर हल्का हो जाएगा। तो हमारा यही शरीर, हमारे शरीर को मान लो कि हमारा कुछ मास है, हमारे शरीर को बनने में कुछ पार्टिकल्स यूज हुए हैं ना, तो मान लो कि जो मेरा मास है वो 90 किलो का है। अब इसी 90 किलो के वजन के साथ मैं पहुंच गया चांद पर, तो ये 90 किलो का शरीर मुझे बहुत हल्का हल्का सा लगेगा वहां पे, बहुत ही हल्का हल्का, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू कम है, तो मुझे अपना भार कम लगेगा, यानी कि चांद मुझे कम फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ को। अब यही शरीर लेकर पहुंच गया जुपिटर पे, बृहस्पति ग्रह पर, वहां जी की वैल्यू 25 है, 9.8 से ज्यादा, तो यही शरीर वहां बहुत भारी सा हो जाएगा। मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे पैर, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 2 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ तो वहां पर समझो कि बहुत ही कम दूरी चलने पर ही मेरा शरीर थक जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा। तो वहां पर इसी शरीर को हमें ऐसे खींचना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहां जी की वैल्यू ज्यादा है, तो वेट हमारे शरीर का ज्यादा, तो जितना भार मेरा अभी मुझे महसूस हो रहा है उससे 2.5 गुना ज्यादा भार महसूस होगा। सोचो कि जो मेरा शरीर है अभी, उससे 2.5 गुना भार हो जाए, यानी मेरे शरीर पे मैं कपड़े लपेट 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 के मैं मान लो कि हूँ 100 किलो का, और मैं कपड़े लपेट कर 250 किलो का हो जाऊं, बैग वैग टांग लूं, भारी हो जाऊं, तो चलना मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या? तो वेट जो होता है कि फोर्स है जो कि आपके ऊपर कोई प्लेनेट, कोई ग्रह लगाता है, तो वेट, भार वह बल है, वह फोर्स है जो कि कोई ग्रह जितने फोर्स से आपको खींच रहा है, तो किसी जितने फोर्स से कोई प्लेनेट, कोई ग्रह आपको खींचेगा वो वेट होता है। और जिस वस्तु को खींच रहा है उस वस्तु को बनने में जितने पार्टिकल्स यूज हुए, जितना मेटेरियल यूज हुआ, अगर वो मेटेरियल कम लगा तो उसका मास कम, और मेटेरियल ज्यादा है तो मास उसका ज्यादा। तो मास होता है पदार्थ की मात्रा, लेकिन उस पदार्थ की मात्रा पर जो बल लगाया जा रहा है ग्रह के द्वारा वो उसका वेट है। तो वेट बेटा लोकेशन बदलने से नहीं बदलता, वेट, सॉरी, वो मास जो है वो लोकेशन बदलने से नहीं बदलता, वेट बदलता है। मास रहता कांस्टेंट, अगर किसी वस्तु को एक से दूसरी जगह लेके जाओ तो उसका जो मास है वो सेम रहेगा, केवल उसका वेट बदलेगा। जिस ग्रह पर जी कम वहां वेट कम, जहां जी ज्यादा वहां वेट ज्यादा। मास केवल एक ही केस में बदल सकता है। आपके पास 1 किलो चावल थे, आपने 200 ग्राम किसी को दे दिए तो 800 ग्राम बचेंगे, उनमें से कुछ निकाल दो तभी बदलेंगे, लेकिन लोकेशन बदलने से नहीं बदलेगा। कि आपने यहाँ पे चावल ले रखे हैं, कुछ भी चीज ले रखी है, उसे आप दूसरी जगह लेके चले गए तो उसका मास बदल गया, नहीं, लोकेशन बदलने से नहीं होगा। हाँ, कुछ चावल आपने खा ही लिया, अब हाथ में कम ही बचेंगे, कुछ चावल आपने फेंक ही दिए फिर तो कम रह जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे हम, एक सेकंड, एक सेकंड। तो यहाँ पे बेटा एक चीज लिखेंगे हम। अच्छा, अब आप एक चीज देखो कि वेट क्या है बेटा, mg। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली वेट वेरीज। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, केवल वस्तु का भार परिवर्तित होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, केवल वस्तु का भार परिवर्तित होता है। तो मास हमेशा नियत रहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि लोकेशन बदलने से, कि आप यहां से वहां गए, अमेरिका गए, अफ्रीका गए, चांद पे गए, जुपिटर पे गए, मंगल पे गए, बुध पे गए, वीनस पे गए, शनि ग्रह पे गए, अगर आप अलग अलग ग्रह पे घूम रहे हैं तो लोकेशन बदलने से मास में फर्क नहीं पड़ेगा, मास रहेगा कांस्टेंट। और वेट क्या करेगा, वेरी, क्योंकि अलग अलग ग्रह पर जी की वैल्यू अलग अलग है तो वेट अलग अलग होगा। अब आप खुद देखो कि अर्थ के सेंटर की अगर हम बात करें, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर हम बेटा पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू 0 है। अगर जी की वैल्यू 0 है तो वेट क्या होता है, mg, तो यानी कि वेट भी क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र पर खड़ा हो तो उसे अपना भार महसूस ही नहीं होगा, उसे भारहीनता महसूस होगी, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, भारहीनता। ये मैंने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आज के 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन ये भी है कि पृथ्वी के केंद्र पर खड़े व्यक्ति का भार कितना होगा। तो अर्थ के केंद्र पर जो व्यक्ति खड़ा है वहां जी की वैल्यू 0 है तो उसे अपना भार 0 महसूस होगा। ऐसे ही बेटा अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, जी की वैल्यू घट रही है तो आपको अपना भार भी घटते हुए महसूस होगा। अर्थ के सरफेस से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, जी की वैल्यू घट रही है तो आपको अपना भार घटते हुए महसूस होगा, और घटते घटते सेंटर पे 0। ऐसे ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो भार भी क्या हो जाएगा, 0। यानी जैसी शकल जी की वैसी शकल वेट भार की। तो हर वो जगह जहां जी का मान कम है तो वहां पर आपको अपना भार कम लगेगा, हर वो जगह ज्यादा जहां जी का मान ज्यादा है तो आपको अपना भार भी ज्यादा लगेगा। तो वही वस्तु, वही मान लो कि वही एक पत्थर आपने ले रखा है, उस पत्थर को ऊपर लेके जाओगे हल्का 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 होते होते एक जगह भारहीनता आ जाएगी। वही पत्थर नीचे लेके आ रहे हैं, भार कम होते होते भारहीनता, वेटलेसनेस आ जाएगी उसी पत्थर में। वही पत्थर जब सेंटर से ऊपर जाएंगे तो उसका भार बढ़ता हुआ दिखेगा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है तो भार कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पत्थर वही का वही है। तो उस पत्थर का मास नहीं बदल रहा है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उतने के उतने ही है, जितना भी उसके अंदर पदार्थ था वो का वही है। तो लोकेशन चेंज करने से उसका मास नहीं बदला, पर वही पत्थर कहीं पे हल्का हो गया, कहीं पे भारी हो गया। तो क्योंकि वेट जो है वो mg के बराबर। दूसरा बेटा अगर वेट जो है, अगर एक फोर्स है तो वेट की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, इसका मात्रक बनेगा न्यूटन। तो वेट को हम नापते हैं न्यूटन में, सिंबल होता है इसका कैपिटल N। और मास की आपको ऐसा यूनिट पता ही है, इसे हम नापते हैं केजी में, किलोग्राम में। मास बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और वेट क्या है बेटा, फोर्स है, तो एक कैसे क्वांटिटी होगा, वेक्टर। इसलिए इसके हम डायरेक्शन दिखाएंगे। वेट हमेशा हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि धरती हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मास और वेट में क्या फर्क है, आप बोलेंगे कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसे केजी में मेजर करते हैं। फोर्स, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे न्यूटन में मेजर करते हैं। और वेट फोर्स है एक टाइप का जो कि अर्थ किसी वस्तु पर लगाती है, तो धरती किसी वस्तु को जितने फोर्स से अपनी तरफ को खींच रही है उतना ही उस वस्तु का वेट भार होगा, ठीक है। और या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मास है वो क्या, पदार्थ की मात्रा है। तो अगर आप जगह बदलेंगे तो आपके हाथ में जो पत्थर है उस पत्थर का मास वेरी नहीं होगा, उस पत्थर का वेट बदलेगा, यानी कि वही पत्थर जूगा तू कहीं पे हल्का लगेगा, कहीं पे भारी लगेगा। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको चीजें थोड़ी थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। तो यहां तक बताओ कि अगर किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, ठीक है, यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे हम। प्रजापति कह रहे जी क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो सो थोड़ा सा मामला, ये तो हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल की तरफ को बढ़ेंगे हम। न्यूमेरिकल में देख रहा था कौन सी पीडीएफ में है, मिल जाए। और एक बार ना, अभी हम टेंशन मत लेना तुम, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी दिक्कत हो ना वेट को फील करने में,
तो अभी मैं इसके बाद जब ग्रेविटी वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो फिर मैं आपको लिफ्ट पढ़ाऊंगा, लिफ्ट। तो लिफ्ट हम और ज्यादा बढ़िया समझेंगे वेट को, है ना। चलो यहाँ जाओ बेटा। ये मान लो कि हम सभी को पता है कि अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक। अब मान लो कि मेरा मन किया कि अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर, ये एच की वैल्यू 500 किलोमीटर, 600, 1000, 1200 कुछ भी हो सकती है। इस एच हाइट ऊपर मुझे यहाँ पे पता करना है कि भाई जी की वैल्यू क्या होगी। ये बच्चा क्या कह रहा है, जॉब की ऑब्जेक्ट को ईर्थ, अर्थ की स्पेलिंग पहले इसने रख रखे भाई ने EART, 10 बार तो मैंने क्लास में लिख ली अर्थ की। और जॉब जब का होता है बेटा जे भी लिखते हैं, तो शायद ये लिखना चाह रहे हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सेंटर की तरफ तोरोफ, मतलब टीचर खुद ही समझे क्या लिखना चाह रहे हो भाई, हिंदी तो सही लिख लो। जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सेंटर की तरफ खींचते तो जी इक्वल टू 0, क्यू एट सेंटर। अरे वो तो उसके डायरेक्शन है कि अर्थ के सरफेस पर कोई भी वस्तु रखी है तो धरती उस पर फोर्स लगाएगी, तो उस फोर्स की दिशा क्या है, अर्थ के सेंटर की तरफ को है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बेटा पता चल गया कि यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 है, तो मुझे एच हाइट ऊपर यहाँ पे जी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये तो मुझे पता है कि 9.8 से तो कम आंसर आएगा। तो मान लो कभी पेपर में ऐसा गेम खेल दे कि पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर जी का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो 2000 किलोमीटर ऊपर पूछ रहा है, तो आप इतना ध्यान रखना कि जो भी ऑप्शन 9.8 के बराबर है या उससे बड़ा है वो तो मेरा आंसर नहीं है। अब मुझे यहाँ पे जी की वैल्यू को चेक करनी है, तो बेटा जी तो रहेगी नहीं। तो मान लो कि एच हाइट ऊपर यहाँ पे जी की वैल्यू हो गई जी डैश। अब ये जी डैश कितना होगा हम कैसे निकाले, बड़ा आसान सा छोटा सा फॉर्मूला है, उससे देखो हम करेंगे अभी हम। बेटा देखो, अगर आपको धरती से एच हाइट ऊपर जी का मान निकालना है तो पता कितना होगा, जितनी वैल्यू जी की अर्थ के सरफेस पे है उसे आप क्या करो, 1 प्लस एच अपॉन आर के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यहां पर आपको पता है कि बेटा जी की वैल्यू क्या है, ये तो अर्थ के सरफेस वाली है 9.8, और इसे किसे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस एच अपॉन आर के होल स्क्वायर से। तो पेपर में आपको दे देगा कि एच की वैल्यू इतने 1000 किलोमीटर है, और अर्थ की रेडियस अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि 6400 किलोमीटर होता है। कई बार वो पेपर में अपने आप से भी दे देता है कि अर्थ की रेडियस को 6000 किलोमीटर मान के क्वेश्चन करो या 6400 किलोमीटर मान के करो। तो अगर अर्थ के सरफेस हम एच हाइट ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कितनी रहेगी, जितनी सरफेस पे उसे 1 प्लस एच अपॉन आर के होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछूं कि भाई अगर हम अर्थ के सरफेस से पृथ्वी की रेडियस के बराबर, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, इतनी हाइट ऊपर पहुंच जाएं तो यहां पर जी की वैल्यू कितनी रह जाएगी। हम पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर जा रहे हैं, अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट के। अगर मैं पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के बराबर हाइट ऊपर पहुंच जाऊं तो यहां पर जी का मान कितना रह जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन लिख देगा कि सरफेस का आधा रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, 1/8 रह जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे तो क्या आंसर देंगे आप। अगली क्लास में बाकी मैं इसे PDF से भी करा दूंगा, इसे इसकी लैंग्वेज दिखा दूंगा मैं आपको, अभी पहले ये कर लो। हम्म जो बच्चा जीरो लिख रहा है ना, क्यों, तो केवल ऐसे तुक्केबाजी कर रहा है, उसका बिल्कुल गलत है। कुंदन वेक्टर वगैरह का सही है। यहाँ बेटा किसी देखो, अर्थ के सरफेस हम एच हाइट ऊपर गए तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, एच हाइट ऊपर जी का मान होता है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर।
अब वो कह रहा है कि कितनी हाइट ऊपर गए, रेडियस के बराबर, यानी एच की वैल्यू जो है रेडियस के बराबर है। तो बेटा आर से आर कट गया तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि जी की वैल्यू यहाँ पे 1/4 रह जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ पे जी की वैल्यू को अभी मोटा मोटी मान लूं 10, तो अगर मैं कितनी हाइट ऊपर जा रहा हूँ, रेडियस के बराबर अगर हाइट ऊपर जा रहा हूँ, तो जी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 10 का चौथाई यानी कि 2.5 रह जाएगी। अगर 9.8 मान रहा हूं तो कितनी रह जाएगी, 4 से भाग करेंगे तो 2.45 आएगी। और तो कम आई कि नहीं आई है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन क्या करेंगे, कल की क्लास में मैं आपको 5, 7, 8 क्वेश्चन जो है अभी आज वाले फॉर्मूले से ही करा दूंगा। तो एक तो बेटा जीरो वीरो मत लिखो, जब आपको फॉर्मूला हमने बता दिया कि अगर पृथ्वी से अगर आप एच हाइट ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू वहां पे इतनी रह जाएगी। तो अब वो देख लो हाइट कितनी बता रहा है, कई बार तो ऐसे लिख देगा कि कितनी हाइट ऊपर जाए, रेडियस के बराबर हाइट, कई बार लिख देगा कि रेडियस से डबल हाइट ऊपर जाए, कई बार लिख देगा कि हाइट 6000 किलोमीटर की ऊपर जाए और रेडियस बोल देगा कि भाई 6000 की ले लो, ऐसे भी कह देगा। कई बार बोल देगा कि 12000 किलोमीटर हाइट ऊपर जाए, रेडियस 6000 है। तो आपको जो एच की वैल्यू दे रखे हो पुट कर दो, यहाँ पे रेडियस की फॉर्म में दे रखे तो मैंने वैसे पुट कर दी, है ना। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। तो मुझे एक्चुअली अभी पीडीएफ ढूंढनी पड़ेगी वो कौन सा उसमें है, और जो आपके कल की क्लास पूरी नहीं आई है तो उसका हमने बोल दिया वैसे ऊपर, देखते हैं क्या रहता है शाम तक, नहीं तो फिर मैं किसी और बैच से वो क्लास उठवा के करनी पड़ेगी, जो कल की आपकी क्लास आधी आई है ना। तो अगली क्लास में आप उसे जरूर देख कर आना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।